बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जाना चकज़ई और मैं हूं आपकी मेज़बान सना कादिर। सबसे पहले प्रोग्राम में जो है वो सीनियर एंकर पर्सन एंड पॉलिटिशियन एनालिस्ट जो भी कहें कम है उनको वेलकम करेंगे। जाना चकज़ई साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम सना, शुक्रिया आपका। नाजरीन, आज हम अफगानिस्तान के बारे में फिर बात करने जा रहे हैं। अफगानिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है और मीडिया, वेस्ट में लोग और हमारे रीजन में सारे पॉलिसी मेकर्स, आम लोग अफगानिस्तान की सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए, इस पूरे खिते की अमन के लिए और इंटरनेशनल वर्ल्ड के लिए, पीस स्टेबिलिटी के लिए अफगानिस्तान में क्या होने जा रहा है बहुत अहम है। सना, अच्छा सर, जहां जो है वो 15 अगस्त 2021 को भारत अपना जश्न मना रहा था, वहीं अफगानिस्तान में बहुत बड़ी एक तब्दीली भी नजर आई और अफगानिस्तान पर जो है वो तालिबान ने पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया। अब इस सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं आप और इसके पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं 360 डिग्री एक चेंज अफगानिस्तान है। उस वक्त जब अफगानिस्तान पिछले 20 साल में अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट था, एक ख़तरा था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हर रोज़ हो रहे थे। अफगानिस्तान के जनूब में, मशरक़ में, मगरब में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अड्डे थे, सेंचुरीज थी और बराह रास्त हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, इंडिया से मिल के पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। ये पिछले 20 साल की कहानी और स्टोरी है। इसी तरह हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर वहाँ की सियासत को काबू किया, कंट्रोल किया, उनकी सिक्योरिटी ऑपरेटर्स यानी एनडीएस को काबू किया, उनकी जो सिविल एविएशन है वो चला रहे थे, हत्ता कि उनकी जो टेलीकम्युनिकेशन है, उनकी आईटी सेक्टर है और हत्ता कि उनकी यूनिवर्सिटी तक में उनकी पेनिट्रेशन हो गई थी। और जिस तरह सैटेलाइट यानी उनके श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के साथ एक सैटेलाइट का ताल्लुक था स्टेट्स का, इंडिया का, इसी तरह अफगानिस्तान भी तकरीबन इंडिया के ऑर्बिट में आ गया था, उनका एक सैटेलाइट स्टेट बन गया था। लिहाजा सिक्योरिटी के मामलात अफगानिस्तान के किस मुल्क के साथ खारजा ताल्लुकात किस तरह बनाने वो बराह रास्त डेली कंट्रोल कर रहा था। लेकिन अब तालिबान के आने के बाद वो सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है, तब्दील हो गई है। अच्छा, लेकिन जो है वो अब क्योंकि तालिबान जो है वो अपनी हुकूमत बराह रास्त वहां पर बनाने जा रहे हैं, तो अगर हुकूमत की बात करें तो सर क्या देख रहे हैं आप कि ये एक मुस्तकिल हुकूमत होगी? देखिए, जब तक अमेरिकन अफगानिस्तान में थे तो उन्होंने एक कठपुतली हुकूमत को कायम रखने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने $1 ट्रिलियन वहाँ पे खर्च किए। वहाँ पे फौजी उनके मर गए थे। खुद अफगानिस्तान में जो अफगानिस्तान की फ़ौज थी, दिन में उनके 200 लोग तकरीबन मारे गए हर रोज़ तालिबान के हमलों के नतीजे में। तो वो जो कीमत अमेरिका और उनके जो अवारी अफगानिस्तान में अदा कर रहे थे वो सस्टेनेबल नहीं था, यानी उसको जारी नहीं रखा जा सकता था। लिहाजा हमने देखा किस तरह 10 दिन के अंदर तालिबान पूरे अफगानिस्तान पे फौजी लिहाज से छा गए और माजी में कभी भी इसकी मिसाल इस तरह नहीं मिली। जब भी तालिबान माजी में उन्होंने कोशिश की, उन्होंने सबसे पहले जनूब में कामयाबी हासिल की, शुमाल में उनकी कामयाबी 100% नहीं रही। उस वक्त जो शुमाली इत्तेहाद था वो उनका जो रेजिस्टेंस था वो बहुत ज्यादा था। हमसाया ममालिक उनके साथ थे, दुनिया के दूसरे ममालिक बिलखसूस अमेरिका और यूरोपियन यूनियन वो भी उनके साथ है। लेकिन इस दफा सूरत हाल ड्रामेटिकली चेंज है। बिल्कुल, लेकिन सर ये तो एक बिल्कुल ही एक अलहदा बात है और बिल्कुल एक अलहदा, तो ये जो तालिबान जो हुकूमत भी बनाने जा रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं आप, ये एक जमहूरी हुकूमत होगी? देखिए, आपने जमहूरियत की क्या तारीफ करनी है? बहुत से ममालिक के लिए जमहूरियत, हमारी जो जमहूरियत है वो काबिल कबूल नहीं है। वो उसको कहते हैं कि ये लोटाक्रेसी है, कुछ लोग कहते हैं कि ये गैर जमहूरी निज़ाम है। तो मैं समझता हूँ कि तालिबान, लेकिन हम जमहूरी कह सकते हैं वैसे ये जो हुकूमत है। देखो, ये इस्लाह के तौर पे तो हम कह सकते हैं, लेकिन जमहूरियत के बहुत सी तशरीह हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सिर्फ इंतखाबात करना, इलेक्शन में हिस्सा लेना, ये जमहूरियत के लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान की जो हुकूमत होगी वो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट नहीं होगी, यानी वो एक फौजी मार्शल के बराबर हुकूमत नहीं होगी। उसमें तालिबान कोशिश करेंगे जो बाकी अक़लियतें उनको भी नुमाइंदगी दें, क्योंकि उनको मालूम है कि अफगानिस्तान एक कसीरुल अक़वाम यानी मल्टी एथनिक मुल्क है जिसमें बहुत से कौमें रहती हैं। लिहाजा उनको नुमाइंदगी देना तालिबान की सियासी मजबूरी है। दूसरी अहम बात यह कि इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक रिकग्निशन है तालिबान की, वो इस तरह ही मुमकिन होगा कि तालिबान
तमाम जो अक़लियतें हैं उनको नुमाइंदगी दें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो सियासी लोग अशरफ गनी या कर्ज़े हुकूमत के साथ मुंसलिक रहे हैं किसी भी हैसियत में, उन्हीं को वजीर बनाए जाएं। मिसाल अगर आप कहते हैं क्या क्या हामिद करज़ई इस हुकूमत का हिस्सा होगी, इसका जवाब नहीं है। अलबत्ता ये है कि डॉक्टर अब्दुल्ला जो उस वक्त मुज़ाकरात का एक अहम जुज़ थे, फिर अभी भी तालिबान के साथ लगे हुए थे, उनकी पार्टी को नुमाइंदगी मिल सकती है। इसी तरह गुलबनी हिकमतयार की हिज़्ब इस्लामी को या हिज़्ब वहादत जो शिया माइनॉरिटी की पार्टी है उनको भी नुमाइंदगी मिल सकती है। और ऐसे लोग तालिबान लेने की कोशिश करेंगे जो पिछले 20 साल में उन पर कोई दाग नहीं था या उनकी कोई लो प्रोफाइल थी और उन्होंने जो तालिबान के लोग थे उनके कत्याम में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि तालिबान पे प्रेशर अपने लोगों की तरफ से भी है जो तालिबान इस जंग में मारे गए हैं, उनकी फैमिलीज, उनके जो मिड लेवल कमांडर्स हैं वो सवाल करते हैं कि सिर्फ सियासत की आड़ में आपने उन लोगों को नुमाइंदगी दी जिन्होंने तालिबान को मारा है और कत्याम किया है पिछले 20 साल में। तो तालिबान ने ये सब प्रेशर्स को बैलेंस करना है, बिलखसूस वो तालिबान जो सियासत को समझते हैं, जो डिप्लोमेसी को समझते हैं, जिन्होंने बहुत ही मैं कहूँगा कि हिकमत से पिछले 1 साल में दुनिया के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात इस्तवार किए हैं और मज़ाकरात के ज़रिए मामलात को निपटाने की कोशिश की है, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। इसलिए आज हमें नज़र आ रहा है तकरीबन कि रीजनल ममालिक जिसमें चाइना है, चीन है, यानी ईरान है, रशिया है और एक हद तक पाकिस्तान है, यानी उसको हाफ रिकग्निशन मिल गई है और अभी तक फुल रिकग्निशन बाकी है, लेकिन ये भी एक फुल रिकग्निशन की तरफ एक पहला कदम है। अच्छा सर, यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो पैदा होता है कि जो तालिबान की अभी जो एक नई सोच आई है कि ख़वातीन को भी जो है वो काम करने की इजाज़त होगी और ख़वातीन भी बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा लेंगे, तो क्या हम ये जो तालिबान हुकूमत बनाने जा रहे हैं उसमें हम ख़वातीन को देख सकेंगे कि ख़वातीन भी वहाँ पर होंगी? देखिए, तालिबान इस हवाले से काफ़ी बदल चुके हैं। जो माजी में उनका तजर्बा था उन्होंने बिल्कुल ख़वातीन पे पाबंदी लगाई थी, वो काम नहीं कर सकते थे, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ सकते थे। इस दफ़ा इन्होंने ख़वातीन को इजाज़त दी है कि वो काम पे आएंगे, वो यूनिवर्सिटी जा सकेंगे। अलबत्ता उन्होंने कहा कि ये पर्दे के अंदर ये काम होगा उनके बकौल इस्लामी शरीयत का। अब लाजमी बात है कि वेस्ट ने, मगरब ने कोशिश की कि पिछले 20 साल में अफ़गानिस्तान को अपने इमेज में बना सके, ताकि ऐसे रिपोर्ट्स भी आई कि वहाँ पे गे और लेस्बियन परेड भी कराए गए अमेरिकन एम्बेसी के वहाँ पे, जो यकीनन अफगान सोसाइटी की रिफ्लेक्शन नहीं है। अफगान माशरा इसका इजाज़त नहीं देता, इस्लामी अक़दार इसके ऐसे आज़ादी का कायल नहीं है। तो तालिबान को इस हद तक पुश करना कि वो जो मगरब का तस्वर है औरत की आज़ादी का कि वही कबूल करे, तो ये डिक्टेशन तो हो सकता है, लेकिन उनको उनकी जो तशरीह है इस्लामी अक़दार की और अफ़गानी अक़दार की उसके मुताबिक नहीं हो सकती। लिहाजा दुनिया को अब एक लचक की तरफ आना पड़ेगा, ना उन्हें मगरब का जो तस्वर है औरत के बारे में अफगानिस्तान में डिक्टेट करना चाहिए और ना तालिबान जो उनकी माजी में जो पॉलिसी थी ख़वातीन की पार्टिसिपेशन के बारे में वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो एक बैलेंस हो जिसमें तकरीबन ख़वातीन को आज़ादी भी मिले, उनको लाइफ में सोसाइटी में शिरकत का मौका भी मिले, वो पढ़ भी सके, काम भी कर सके, और इसी तरह जो तालिबान की सेंसिटिविटी है जो वो भी यानी पूरा हो, और मगरब की जो सेंसिटिविटी है, जो बुनियादी इश्यूज़ हैं वो भी हल हो, जिसमें औरत का हक हो, काम करने की आज़ादी हो, औरत को प्रोटेक्शन हो दफ्तरों में, उनको यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त हो और ज़िंदगी के बाकी मामलात में वो हिस्सा ले सके। क्योंकि अफ़गानिस्तान में पिछले 20 सालों में बहुत से जो ख़वातीन जो ख़ानदान हैं उनके मर्द जो है वो शहीद हो चुके हैं। तो ऐसी ख़वातीन है जो अपने बच्चों की कफ़ालत के लिए, माशी कफ़ालत के लिए उन्हें मजबूरन आना पड़ता है काम के लिए और इकनॉमिक एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए। तो यकीनन पिछले 20 साल में अफ़गानिस्तान में माशी लिहाज से भी तब्दीलियाँ आई हैं और औरतों ने जहाँ मगरब की आज़ादी का तस्वर देखा है वहाँ पर माशी एतबार से भी और तालीमी मैदान में भी औरतों ने काफ़ी हिस्सा लिया है और एक नई जनरेशन सितंबर 2001 के बाद अफगानिस्तान में सामने आई है।
अच्छा सर, अगर अरब दुनिया की बात करें तो अभी जो ये अफगानिस्तान में जो तब्दीलियां नजर आई हैं 15 अगस्त के बाद, जितनी भी तब्दीलियां नजर आ रही है उसमें जो अरब दुनिया है उसका क्या रद्द अमल होगा और क्या मुस्तकबिल होगा आगे अफगानिस्तान का? अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प सवाल आपने किया सना। अरब दुनिया को अगर हम तकसीम करें जीसीसी के ममालिक, जिसमें 3 बड़े प्लेयर हैं जो इस वक्त दुनिया में, मुस्लिम दुनिया में बिलखसूस एक जियो पॉलिटिक्स में और सियासत में आपको सदार नज़र आते हैं, स्टेक होल्डर नज़र आते हैं। कतर की अगर हम मिसाल लें, कतर का तालिबान के साथ बहुत नज़दीकी रवाबित है। आपने देखा जो पूरा दुआ प्रोसेस है वो कतर ने इसको जो है वहाँ से लॉन्च किया, स्पॉन्सर किया, तालिबान की माशी मदद की, और आज भी वो तालिबानों के साथ बड़े कंफर्टेबल आराम हैं। और अभी आप खबरें आपने फॉलो की होगी, जो काबुल एयरपोर्ट है शायद उसकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है वो भी कतर देगा, यानी मामलत करेगा कि एयरपोर्ट को किस तरह चलाया जाए, उनकी सिविल एविएशन जो सिस्टम है उसको फिर जो है किस तरह करामत बनाया जाए। तो कतर का किरदार अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा है और तालिबान पे उनका असर भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ जो है इस दफ़ा सऊदी अरब और यूएई है, मुत्तहिदा अरब इमारात। अच्छा, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात इस वक्त इस तरह मसरूफ़ कार नज़र नहीं आ रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से। वो जो माजी में उनका किरदार था, माजी में आपने देखा पाकिस्तान ने, यूएई ने और सऊदी अरब ने तालिबान को रिकग्नाइज किया था, लेकिन इस दफ़ा वो बड़े एहतियात से आगे बढ़ रहे हैं। और यूएई ने तो बिलखसूस जो तालिबान मुखालिफ सियासी क़ुव्वत है, बिलखसूस अशरफ गनी को पनाह दिया है और उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी यूएई ने अकोमोडेट किया है। तो यूएई एक आइसोलेशन में तो है अफगानिस्तान में, बिलखसूस तालिबान के साथ उनकी सियासी इस तरह यानी इंगेजमेंट नहीं है, लेकिन अभी उन्होंने एक जहाज़ भेजा है काबुल में, जिसमें बिलखसूस जो फूड आइटम्स थे और दूसरे ज़रूरी अशिया थी, जिससे ये पैगाम दिया कि यूएई जो है तालिबान के साथ सियासी, बिजनेस और डिप्लोमेटिक ताल्लुकात चाहता है। लेकिन इस वक्त जो अरब ममालिक हैं, बिलखसूस सऊदी अरब, उसका भी कोई खातिर ख्वाह में किरदार नज़र नहीं आ रहा। वो भी देख रहे हैं कि तालिबान किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई कतर के किरदार के हवाले से खुश नहीं है। और फिर पिछले 1 साल में तालिबान ने कतर में अपने तमाम तवानाइयाँ डिप्लोमेटिक और सियासी वहाँ पे दफ्तर फाल रखा और इस्तेमाल की, और उन्होंने शायद ये ज़रूरी नहीं समझा कि यूएई वो विज़िट करें या सऊदी अरब विज़िट करें। तो तालिबान के लिए अब ये चैलेंज है कि किस तरह 2 अहम मुसलमान ममालिक जिसमें यूएई और सऊदी अरब है उनको मसरूफ़ करें, उनको इंगेज करें, उनके साथ डायलॉग के लिए एक रास्ता खोलें, ताकि जो कतर के हवाले से उनकी जो दूरी है वो कम हो जाए। अच्छा सर, ये बताएं कि हमने बहुत टाइम से यही देखा कि सिर्फ और सिर्फ जंग हो रही थी और ये जो एक खून रेजी है वही हो रही थी। तो क्या देख रहे हैं आप कि अब जो है ये जो खून रेजी है, ये जो अब लड़ाई है जो अमेरिका के साथ भी तालिबान की रही है, तो उसको आप थमते हुए देख रहे हैं कुछ? ये मैं समझता हूँ पिछले 20 साल में पहली दफ़ा अफ़गानिस्तान में पंजशेर के अलावा पूरे अफ़गानिस्तान में लड़ाई कहीं नहीं हो रही, और अल्हम्दुलिल्लाह जो कैजुअल्टीज़ है वो बहुत कम हो गए हैं। वरना ये उस वक्त के कर्ज़े गवर्नमेंट के और फिर अशरफ गनी गवर्नमेंट के अदद शुमार थे कि हर रोज़ तकरीबन उनके तकरीबन 150 से 200 फौजी मारे जाते थे। इसी तरह तालिबान के भी कैजुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो 3-4 दिन ऐसे बीते जिसमें एक भी बंदा जंग में हलाक नहीं हुआ। तो ये तालिबान की कामयाबी है और अफगानिस्तान में एक खुश आइंद सिनेरियो इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर वो पंजशेर को भी कंट्रोल करते हैं, उसे भी काबिज हो जाते हैं, तो हो सकता है कि जो जंग जिस तरह अफगानिस्तान में हो रही थी वो काफ़ी हद तक महदूद हो जाए। और ये कभी इम्कान है कि, और दुआ भी ये कि अफगानिस्तान एक पुरअमन मुल्क बन सके और मौजूदा जो तालिबान की क़यादत है वो अब दुनिया को एक स्टेबल अफगानिस्तान का तोहफा दे सके। अच्छा सर, आपने पंजशेर की बात की तो यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि अब और 90s की जो दिहाई है उसमें पंजशेर की मसाइमती क़यादत की जो है उसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आया है अब? अच्छा, पंजशेर इस वक्त तालिबान दावा कर रहे हैं कि वो मरकज़ तक तकरीबन पहुंच चुके हैं और उन्होंने उनके काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स पंजशेर के वो उनका कंट्रोल हासिल कर लिया है। और मैं समझता हूं कि ये कोई दूर की बात नहीं है कि वो पूरे पंजशेर वैली पे काबिज हो जाएंगे, क्योंकि फौजी लिहाज से तालिबान का कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने अमेरिका के साथ मुआहदा करके अमेरिका को मौका दिया कि वो अफगानिस्तान में 1 साल में इसी तरह रहें, और
और उनका एक भी फौजी नहीं मारा, लेकिन वो एक मुआहदे के तहत था। फिर हमने देखा कि किस तरह वो 10 दिन में पूरे अफगानिस्तान में छा गए, काबुल तक पहुंच गए और बिलाखिर काबुल पे भी काबिज हो गए, और उनकी जो अमेरिका ने जो फौज ट्रेन की थी उनके सामने टस हो गई। तो अब जो हम देख रहे हैं फौजी लिहाज से जो मुजाहिमत है वो कुछ भी नहीं है, उनकी कोई खातिर खा हैसियत नहीं है। फिर ये वो शुमाली इत्तेहाद नहीं है जो 90s में थी या 80s में। उस वक्त उनके साथ ईरान था, रूस था, चीन था, सॉरी अमेरिका था, इसी तरह यूरोपीय यूनियन था, और काफ़ी हद तक दूसरे ममालिक उनके साथ थे। लेकिन और फिर ख़ुद अफ़गानिस्तान में भी उनके साथ जो वॉरलॉर्ड्स थे, जो नॉन पश्तून थे, जो अक़लियतें थीं, वो सारे उनके साथ थे। और हमने देखा कि इराक़ से लेके तकरीबन पूरे नॉर्थ पे उनका कब्ज़ा था। लिहाजा ये शुमाली इत्तेहाद, या जो लफ्ज़ मैं नहीं कहूँगा शुमाली इत्तेहाद नहीं है, जो पंजशेर की मुकावमत है या मुज़ाहिमत है, वो दो अशख़ास पे मुश्तमिल है इस वक्त। अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद हैं, और साले अमरुल्लाह साले जो अशरफ गनी की हुकूमत में वाइस प्रेसिडेंट थे, वो दावा कर रहे हैं कि वो इस मुज़ाहिमत को लीड कर रहे हैं। लेकिन अभी मालूम नहीं कि वो पंजशेर में हैं या भाग गए हैं, क्योंकि हमने इस तरह माजी में पहले भी उनका प्रोपेगेंडा देखा है। जो बाकी वारलॉर्ड्स थे और अशरफ गनी के साथ थे, जिसमें रशीद दोस्तम थे, कमांडर आता थे, वो एक ही दिन में उज़्बेकिस्तान भाग गए थे। तो अब हमें देखना है कि आइंदा 2 दिन में क्या पंजशेर मुकम्मल तालिबान फतह करते हैं और ये जो लीडर्स हैं वो ताजिकिस्तान फना लेते हैं या किसी और मुल्क में नमूदार होते हैं। अच्छा सर, अगर सेंट्रल एशिया की बात करें तो वो क्या चाह रहे हैं, उनका क्या किरदार हो सकता है, अब वो उनके दिमाग में क्या है, क्या चाह रहे हैं वो आखिर? देखिए, जिस तरह जनूब में पाकिस्तान और ईरान अफगानिस्तान में की जंग की वजह से पिछले 20 साल में जो प्रोजेक्ट्स थे, जो माशी एतबार से कनेक्टिविटी की बात की जा रही थी, वो ख्वाब दरे के दरे रह गए। इसी तरह शुमाली जो रियासतें हैं अफगानिस्तान की, सेंट्रल एशियन रियासतें, उनके लिए भी पाकिस्तान और ईरान के रास्ते, जो मिडल ईस्ट का पानी है, जो मार्केट है, उन तक पहुँचना उनकी एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मजबूरी थी और है। वो चाहते हैं कि उनके पास जो गैस और तेल के ज़खायर हैं वो बहुत ज़्यादा है, और इस वक्त मार्केट जो है वो चाइना है, इंडिया है, और इसी तरह कुछ यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं। तो वो चाहते हैं कि गर्म पानी के ज़रिए, यानी ईरान और पाकिस्तान के ज़रिए पहुँचा जाए और किसी तरह ये वसाइल इन मार्केट तक पहुँचाए जाएँ। तो इसलिए इन ममालिक की मुस्तकबिल जो है वो इन वसाइल पर है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो इन वसाइल को इस्तेमाल करें। इसके लिए अफगानिस्तान का पुरअमन होना लाजमी है, क्योंकि कोई गैस पाइपलाइन, चाहे वो तुर्कमेनिस्तान से पाकिस्तान इंडिया बिछाना चाहते हो, या उनके जो बाकी गैस के प्रोजेक्ट्स हैं काबुल के ज़रिए पाकिस्तान आना चाहते हो, या ख़ुद ईरान के ज़रिए सेंट्रल एशिया तक रसाई मुमकिन नहीं है जब तक अफ़गानिस्तान का ये रास्ता पुरअमन नहीं होता। तो अफ़गानिस्तान एक बहुत ही क्रिटिकल है सेंट्रल एशिया की जो जियो इकोनॉमिक्स के लिए, उनकी जो माशी ख्वाब है उसको पूरा करने के लिए। लिहाजा अगर चाइना ने भी शुमाल की तरफ जाना है तो अफ़गानिस्तान से होके जाएगा, और उनके वसाइल तक चाइना का एक्सेस हो सकता है, और सेंट्रल एशियन ममालिक का जो इस वक्त जो प्रोडक्शन है वो चाइनीज़ मार्केट तक पहुंच सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि किसी भी तरह अफ़गानिस्तान में अमन आए। फिर इस दफ़ा जो है रशिया के तालिबान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो रशिया बिलखसूस माजी में तालिबान को एक बबाव, एक थ्रेट के तौर पे इस्तेमाल करता आ रहा है, और सेंट्रल एशिया पे अपनी जो उनकी यानी एक कंट्रोल है उसको कायम रखने के लिए तालिबान को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो इस दफ़ा सिचुएशन बहुत तब्दील हुई है। रशिया के तालिबान के साथ पिछले कई सालों से अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो समझते हैं कि तालिबान अब रशिया के लिए या सेंट्रल एशिया के लिए वो थ्रेट नहीं है जिस तरह माजी में उनके बारे में कहा और समझा जा रहा था। ठीक है सर, यहाँ पर जो है वो वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, तो आप कहीं ना जाए, देखते रहिए लाइव विद जाना चकसाई।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ जो है वो सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है जान अचकज़ई साहब। आपको एक बार फिर मैं वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में। सर, अभी ये क्या देख रहे हैं आपके अमेरिका के एटीट्यूड के हवाले से? क्योंकि अगर हम इस जंग की बात करें तो वो शुरू तो जॉर्ज बुश ने की थी, उसके बाद ख़त्म जो है वो ट्रंप ने की। जो बाइडन ने तो सिर्फ सर रस्मी कार्रवाई की है। अच्छा देखिए, अगर रवैये से आपका मानना ये कि अब अफगानिस्तान के बारे में अमेरिका की क्या पॉलिसी होगी, तो पहली बात ये कि जो सर एटीट्यूड तब्दील होगा अमेरिका का। एटीट्यूड के मतलब मेरी समझ यही है कि अफगानिस्तान के बारे में उनकी पॉलिसी में थोड़ी तब्दीली आएगी। पहले वो ओवर्ट थे, यानी सबके सामने थे, उनकी फौजी यहाँ पे बैठे हुए थे और वो फौजी कार्रवाई में हिस्सा ले रहे थे। अब वो मख्फी हो जाएंगे, वो अब खुफिया तरीके से अफगानिस्तान में मसरूफ पैकार रहेंगे। अब ये उनके स्टेक्स अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अफगानिस्तान जो है इस वक्त सी पैक को चैलेंज करने के लिए एक रास्ता है, अमेरिका उसको इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपने सी पैक को या BRI जो चाइना का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है, जो $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, उसको भी अमेरिका नुकसान पहुंचा सकता है। और उसका तरीका क्या है? आप जो है शुमाल से वहाँ पे दहशतगर्दी के ज़रिए खाना जंगी शुरू करवाएं, और इधर जनूब में आप बलूचिस्तान में, अफ़गानिस्तान के जनूब में, मशरक़ में आप इन ग्रुप्स को स्पॉन्सर करें, जिस तरह TTP है या जो बलूच दहशतगर्द हैं, ताकि जो गवादर के रास्ते चाइना को पूरे मिडल ईस्ट में और यूरोप में जो रास्ता मिल रहा है, जो एक्सेस मिल रहा है, जो मार्केट मिल रही है, जो रसाई मिल रही है, उसको जो है आप डिले करें, उसको नुकसान पहुंचाएं। लाजमी बात है, ये पोजीशन अमेरिका के पास है। और अमेरिका की जो CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके अफगानिस्तान में बड़े स्टेक्स हैं, उनके प्रॉक्सीज हैं। अब भी यही बातें हो रही हैं और ये रिपोर्ट्स हैं कि उनके जो पंजशेर में बच्चा मसूद के बेटे हैं, उनके साथ ताल्लुकात हैं। इसी तरह जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो उनके भी ताल्लुकात हैं। और ख़ुद अमरुल्लाह साले के बारे में कहा जा रहा है कि वो CIA के पेरोल पे उनका एसेट है। तो अफ़गानिस्तान से उनका जानना, मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग समझते हैं वो मुस्तकिल तौर पर यहाँ से चले जाएंगे। दूसरी अहम बात ये कि चाइना के खिलाफ वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल करेंगे, जो बहुत अहम है। सिर्फ वन बेल्ट वन रोड के खिलाफ नहीं, बल्कि चाइना में जो माइनॉरिटी है, योगोर माइनॉरिटी जो मुसलमान है, वहाँ पे सिंकियांग का जो सूबा है, वो अफगानिस्तान के बदख्शां सूबे के साथ उनका एक कॉमन बॉर्डर है। और उनका रास्ता जो पाकिस्तानी पट्टी है अफगानिस्तान के साथ, वाखान, उसके ज़रिए उनका एक्सेस है। तो यहाँ पर आसानी से उन मिलिटेंट्स जो इस वक्त चाइना के खिलाफ बरसर पैकार है को इस्तेमाल करके अमेरिका चाइना में एक आदमी इस्तेहकाम की सूरत पैदा कर सकता है। और अफ़गानिस्तान ही के ज़रिए ये मुमकिन है। तो अफ़गानिस्तान अब इनके हाथ में एक ऐसी छड़ी, एक ऐसा टूल है कि जो जब चाहें चाइना पे प्रेशर डाल सकते हैं। क्योंकि चाइना में जो साउथ चाइना सी है, जो समंदर चाइना के ईस्ट में है, जहाँ पे दुनिया की तकरीबन बहुत बड़ी तिजारत हो रही है, वहाँ पे अमेरिका के लिए आसान नहीं है कि वो उसको ब्लॉक करे, क्योंकि उसमें फार ईस्ट जो एशियन ममालिक है, जो खुद अमेरिका के इत्यादी हैं, जिसमें जापान भी शामिल है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, उनके लिए भी वो आने जाने का रास्ता है। उनकी जो समंदरी तिजारत होती है उसी रास्ते से होती है। लिहाजा वहाँ पे वो अमेरिका पे प्रेशर नहीं डाल सकते, प्रेशर पॉइंट्स वहाँ पे कम हैं। इसलिए अफगानिस्तान एक प्रेशर पॉइंट के तौर पे अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका फौजी लिहाज से तो डिसंगेज हो गया, लेकिन जो कवर्ट प्रॉक्सी ऑपरेशंस हैं वो अफगानिस्तान में करने की पोजीशन में है। अब देखना ये कि क्या अमेरिका का जो मुफाद है कि अफगानिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क फिर ना बने और अमेरिका के जो मेन लैंड है उनको के लिए थ्रेट ना हो, अगर ये पोजीशन उनकी रहती है, और मेरे ख्याल में ये इनके लिए बड़ा ख़तरा है, क्योंकि अगर वो तालिबान पे प्रेशर डालेंगे, वो वहाँ पे उनको माशी बाइकाट तालिबान का करेंगे, तो तालिबान मजबूर होंगे फिर ऐसे ग्रुप्स जो है वो उनके नीचे यानी पनप सकेंगे जो अमेरिका के खिलाफ है। क्योंकि तालिबान के लिए कोई इंसेंटिव नहीं होगा कि अमेरिका को खुश करें। लिहाजा अमेरिका का भी इंटरेस्ट है कि तालिबान को आइसोलेट ना करें, इनको और रेडिकलाइज ना करें, और इनको जो है इंगेज करें, ताकि जो रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म इस वक्त अफगानिस्तान में है या तालिबान के रैंक्स में है, उसको कम किया जा सके। और वो एक डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट
माशी एतबार से इंगेजमेंट के ज़रिए ही मुमकिन है। अच्छा, इस वो मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप अफगानिस्तान का, कि क्योंकि जो ये अब तालिबान है वो एक नई सोच लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं, तिजारत के हवाले से भी अब जो है वो बातें हो रही हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि जो अफगानिस्तान है उसमें किस मुल्क की तरफ अब वो तिजारत के बारे में अपना मंसूबा बना सकते हैं? देखिए, इस वक्त अफगानिस्तान एक दोराहे पे खड़ा है। तालिबान पूरे खिते में बिलखसूस एक जो दूसरी ताकत है वो चाइना है, उसको इंगेज करने में कामयाब हो गए हैं और यूं लग रहा है कि तालिबान को डिप्लोमेटिक रिकग्निशन चाइना की तरफ से मिलेगा। इसी तरह तालिबान की डिप्लोमेसी किसी हद तक कामयाब है रशिया के साथ ताल्लुकात बनाने में और ईरान को खुश करने में, जो तालिबान की बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये बहुत अहम ममालिक हैं तालिबान के। अफगानिस्तान में इनकी सरहदात है और अफगानिस्तान में उनको की अक़लियतें उनको सपोर्ट कर रही। तो इस एतबार से तालिबान की एक कामयाबी हमारे सामने नजर आती है। अब अगर ये ममालिक तालिबान को रिकग्नाइज करते हैं, उनकी माशी हद तक उनको सपोर्ट करते हैं, तो काफ़ी हद तक अफगानिस्तान स्टेबलाइज हो सकता है। लेकिन फिर दूसरी तरफ जो है अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का रवैया है। अगर यूरोपीय यूनियन अमेरिका की तरह एक हार्ड लाइन पॉलिसी इख्तियार करता है तो तालिबान के नुकसान में जाएगा, क्योंकि माशी एतबार से अमेरिका के पास वो टूल्स हैं, वो हथियार हैं कि वो अफगानिस्तान के वसाइल को मुंजमद करेगा। अफगानिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के उनको ऑलरेडी उन्होंने मुंजमद किया है। इसी तरह यूरोपीय यूनियन को मजबूरन अमेरिका के दबाव में आना पड़ेगा और अफगानिस्तान के जो सिविल एविएशन के जो रेवेन्यूज़ हैं, जो इंटरनेशनल उनको को जो आमदनी हासिल हो रही है, वो भी अमेरिका की सैंक्शंस की वजह से मुश्किलात होंगी। लेकिन इसी तरह फिर अमेरिका तालिबान भी मजबूर हो जाएंगे कि जो ट्रेड है, जो ड्रग या इस पूरे खिते में एक ड्रग ट्रेड है, उसको कंटिन्यू करें, उसको जारी रखें ताकि वो रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो अमेरिका और तालिबान एक दूसरे के लिए इंडिस्पेंसिबल है। अगर वाकई अमेरिका ने इस खिते में अपने तमाम मुफादात को हासिल किया है तो वो एक खुली मनफी पॉलिसी के नतीजे में हासिल नहीं कर सकते। बेशक उनके पास टूल्स हैं कि वो तालिबान को प्रेशर मिला सके, उनको आर्म ट्विस्ट करें, उन्हें बहुत सी चीज़ें मनवा सके, तो वो एक डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट के ज़रिए तालिबान पे ज़्यादा मौसर तरीके से प्रेशर डाल सकते हैं। अगर वो कंटेनमेंट की तरफ जाते हैं तो हमने ईरान में देखा है, इमरान की पॉलिसी अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है वो किस तरह मौसर तौर पे सामने आई है और अमेरिका ईरान को ब्लैकमेल नहीं कर सके, इसके बावजूद कि ईरान पे सैंक्शंस हुए हैं। ईरान को मजबूरन बहुत से दिफाई मामलात में अमेरिका को यानी सुबकी उठानी पड़ी ईरान की पॉलिसी की वजह से। अच्छा सर, पाकिस्तान पर आने से पहले मैं थोड़ा सा भारत की तरफ जाना पसंद करूंगी कि सर भारतीय मीडिया की चीखें निकल आई हैं जो अभी हालिया अफगानिस्तान की जो सिचुएशन हुई है उस पर भारत को आप किस तरह देख रहे हैं, उनकी क्या पेशकदमी होगी, उनका क्या मुस्तकबिल होगा? देखिए, अभी जो पाकिस्तान के ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद साहब काबुल पहुँचे हैं, तो जिस तरह यूजुअल प्रोपेगेंडा होता है, इंडियन मीडिया सीखपा है और वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान वहाँ पे क्यों आया है, ISI चीफ क्यों गए, जबकि आपने देखा माज़ी करीब में CIA चीफ भी काबुल गए थे और वो पहले हाई प्रोफाइल उनका विजिट था और उन्होंने तालिबान के सरबराह मुल्ला बरादर के साथ मुलाकातें भी की। हिंदुस्तान इस वक्त पूरा आइसोलेटेड हो गया है अफगानिस्तान के हवाले से। जो उनके घोड़े थे वो हार चुके हैं। आखिरी घोड़ा उनका मचा मसूद का बेटा और अमरुल्लाह साले थे, वो भी तकरीबन अब फौजी लिहाज से तकरीबन ख़त्म हो गए हैं और पंजशेर की जो मुज़ाहमत उनके लिए सपोर्ट वो कर रहे थे सोशल मीडिया में और दूसरे हवालों से, वो भी तकरीबन अब जो उनके लिए एक हथियार था वो भी तकरीबन ख़त्म होने जा रहा है। इसी तरह तालिबान के साथ उनका मिसट्रस्ट है। तालिबान को उन्होंने आज भी इंगेज नहीं किया है। एक कोशिश की गई दोहा में, लेकिन वो कामयाब मौसर साबित नहीं हो सकी, क्योंकि तालिबान को मालूम है कि करज़ई गनी हुकूमत को वो सपोर्ट कर रहे थे। आखिरी दिनों में उन्होंने उनको असलहे दिए, उनको हेलीकॉप्टर्स दिए। अतः इसी तरह एयरक्राफ्ट जो थे वो इंडियन पायलट्स ने चलाया और उन्होंने हज़ारों तालिबान को शहीद किया। लिहाजा तालिबान के खिलाफ जो इंडियन पॉलिसी थी वो बैकफायर हो गई है। अब पूरे खित्ते में अगर कोई मुल्क अफगानिस्तान के हवाले से तन्हा है वो इंडिया है। अब इंडिया को देखना है कि किस तरह वो अपनी इस तन्हाई को रिफ्लेक्ट करता है अपनी पॉलिसी में। अच्छा, तो अब जो है वो पाकिस्तान की तरफ भी आएंगे कि अभी जो पाकिस्तान है उस पर क्या असरात पड़ सकते हैं, जो ये क्योंकि पड़ोसी मुल्क में ये सारी हैपनिंग हुई है और अब पाकिस्तान को किस तरह देख रहे हैं आप, क्या असर होगा, मुस्बत होगा या मनफी होगा? देखिए, पहले तो मनफी से शुरू करते हैं। मनफी ये हो सकता है कि जो तालिबान हैं, TTP
के लोग हैं वो भी इस वक्त तालिबान के जो निचले कैडर और फुट सोल्जर्स हैं उनके साथ एक अलायंस है, उनका इतिहाद है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तालिबान की जो सियासी लीडरशिप है अभी तक हुकूमत नहीं बनी, पूरे स्टेट पे उनका वो रिट मौसर अभी तक नहीं है जो हम तवक्को करेंगे। तो इन द मीन टाइम एक सूरत हाल फ्लूइड सूरत हाल है जिससे TTP फ़ायदा ले रही है। और आज आपने देखा कि बलूचिस्तान में एक बदकिस्मती से एक वाक़या भी हुआ है जिसमें हमारे सिक्योरिटी के एहलकार शहीद हुए हैं और सिविलियन ज़ख्मी हुए हैं। तो ये सूरत हाल बॉर्डर की इस वजह से इस वक्त तालिबान की पूरी रिट अभी तक नहीं है। जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आएगी और तालिबान की फ़ौजी लिहाज से काउंटर टेररिज्म की जो सलाहियत है वो हमारे सामने उभरती हुई नज़र नहीं आएगी, हमारे लिए सिक्योरिटी के ख़तरात इसी तरह मौजूद रहेंगे। दूसरी अहम बात ये पॉजिटिव ये कि जो सपोर्ट इंडिया और NDS तालिबान को जो पाकिस्तानी TTP है या जो बलोच टेररिस्ट थे कंधार में बैठ के, नंगरहार में जो TTP बैठ के जिस तरह उनको सेंचुरीज मिल रही थी, उनको असलहा मिल रहा था, उनको पैसे मिल रहे थे, शायद वो उसी तरह उनकी सप्लाई ना हो क्योंकि इस वक्त कंधार में NDS नहीं है, इसी तरह रॉ नहीं है और यहाँ पे स्पिन बॉल तक जो चमन के साथ पाकिस्तान का बलूचिस्तान का बॉर्डर रीजन है यहाँ पे उनकी जो रेशा दवानी है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। तो सप्लाई लाइन भी ख़त्म होने जा रहा है। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं अगर एक खुदकश बलूचिस्तान शहर में आता है वो वहाँ से उसका के लिए एक मास्टरमाइंड चाहिए, एक ट्रेनर चाहिए, उनके लिए पैसा चाहिए, उनके लिए वसाइल या जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं जिसमें सुसाइड वेस्ट है वो चाहिए। फिर जब बॉर्डर को क्रॉस करता है उनको लॉजिस्टिक्स चाहिए, उन्हें गाड़ी में बिठाना पड़ेगा। उससे पहले जब वो टारगेट हिट करता है 2-3 और लोग चाहिए लोकली जो वहाँ पे हाउस हो, उनकी अकोमोडेशन हो, वो रेकी करें और वो टारगेट को सेलेक्ट करें। तो ये पूरा चेन है और इसके लिए पैसे तकरीबन एक खुद का शामला जो है वो पड़ता है तकरीबन 50 लाख पे। तो ये पैसे कौन देता है, कहाँ से आते हैं, ये पूरा एक चेन, एक प्रोसेस है। वो अफगानिस्तान से लॉन्च होते हैं, वहाँ पे मास्टरमाइंड होते हैं, वो टारगेट सेलेक्ट करते हैं। तो अब उम्मीद यही है कि तालिबान की रिट बहाल जैसे ही होती है तो इस सूरत हाल में बेहतरी आएगी। और मैं समझता हूँ जो ISI चीफ का विजिट था वो बिलखसूस पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ, मगरबी बॉर्डर के साथ जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो अहम डिस्कशन का हिस्सा था। यही सर मैं आपसे सवाल भी पूछने वाली थी वेरी शॉर्टली कि ये जो अब ISI के चीफ की जो विजिट रहा है काबुल में उसकी अहमियत क्या देख रहे हैं? क्या अब जो है वो तालिबान पर, ये एक अलग सवाल है कि क्या तालिबान पर अब एतबार कर सकते हैं हम? देखिए तालिबान के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तान ने हर वक्त सपोर्ट किए हैं। हमने अमेरिका को खुले दिल से तालिबान को हाथ मिलाने का मौका दिया, उनको टेबल पे लाए, जितना हमारा गुडविल था तालिबान पे वो हमने इस्तेमाल किया। दूसरी अहम बात ये कि अब तालिबान के ताल्लुकात न सिर्फ हमारे साथ हैं बल्कि ईरान और चाइना और रशिया के भी साथ हैं। तो हम चाहेंगे कि तालिबान अब जो वादे अब वो कर रहे हैं या किए हैं कि हम अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि वो तालिबान वो वादा पूरा करे न सिर्फ हमारे साथ बल्कि रीजन के तमाम ममालिक के साथ। फिर दूसरी बात ये कि हम समझते हैं जो माजी में जो इस वक्त जो मशरकी बॉर्डर पे जो इंस्टेबिलिटी थी 2 हुकूमतों की वजह से वो तालिबान यकीनी बनाए कि वो ख़त्म हो। जो TTP के लोग हैं उनकी पनाहगाहें मुकम्मल तौर पर वहाँ से ख़त्म हो जाएँ। इसी तरह इंडिया के हवाले से जो किरदार अशरफ गनी और कर्ज़े हुकूमत का था उस हवाले से भी हमें यकीन दहानी चाहिए कि वो फिर अफगानिस्तान में बैठ के हमारे खिलाफ जो है वो रेशा दवाइयाँ ना करें। तो ये हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। इसी तरह हम भी तालिबान के लिए एक स्टेबल मुल्क की हैसियत रखते हैं। यहाँ से कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जिससे तालिबान को डिस्टेबलाइज किया जा सके, जिससे यहाँ पे ये तासुर हो कि खुदा न खास्ता हम काबुल में कोई मुदाखलत कर रहे हैं। तो एक डिप्लोमेटिक तरीके से हम तालिबान के साथ इंगेज होना चाहते हैं और जो मामलात है वो बियॉन्ड द क्लोज डोर हम हल करना चाहते हैं, क्योंकि तालिबान भी पहली दफ़ा 20 साल में उन्हें एक डिप्लोमेटिक मौका मिला है कि मसाइल हमसाय ममालिक के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए, तहामुल और हिकमत के ज़रिए हल करें। और इसमें जो उनकी सलाहियत का मसला है या पॉलिटिकल विल का मसला है हम मदद कर सके जहाँ हमारी मदद की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की सूरत हाल मगरबी बॉर्डर पे जो पिछले 20 साल से एक ही नहज पे रही है, यानी एक गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए परमानेंट ख़तरा रहा है। यहाँ पे एक इंस्टेबिलिटी की सूरत हाल क्रिएट हुई है, यहाँ पे धमाके हुए हैं, हमारे जवान शहीद हुए हैं, हमारे हज़ारों सिविलियन शहीद हुए हैं। वो सूरत हाल को रिवर्स किया जा सके, ये पहली दफ़ा 20 साल में एक कभी उम्मीद हमारे सामने उभर के आई है।
ठीक है, जाना चकजई साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह जो है वो दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अफगानिस्तान की जो नई हैपनिंग है, अब क्या होने जा रहा है, किस तरह की हुकूमत बनती है, खवातीन हमें दिखेंगी या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। अपनी मेजबान सना कादिर को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।